ए को लेकर के चलता हूँ और ए में एक रूट वर्ड हमने स्टार्टिंग में भी किया था। चलो उसके अलावा ये कर लेते हैं। एम शब्द आता है आपके पास, एम या ए एम आई। अगर ये वर्ड कहीं पे आता है तो इसका लेना देना लव से होता है। ठीक है। इसमें बनने वाले शब्द जो बहुत परेशान करते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एमिएबल और दूसरा वर्ड है आपका एमिकेबल। एमिएबल और एमिकेबल, कोई डिफरेंस बताएगा मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? अभी बाकी सवाल बैच से रिलेटेड ना पूछें। सवरियस बैंकिंग के लिए बैच कब आएगा? सारी अब जरा इधर ध्यान दो आप। कोई कह रहा था सर इसका टाइम बढ़ा दो, और बिल्कुल टाइम बढ़ा देंगे। थोड़े से बैच का स्लॉट खाली होने दें आप, मैं इसका टाइम बढ़ा दूंगा। मुझे भी 1 घंटे थोड़ा सा कम लगता है, तो कम से कम 1.5 घंटे करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, एमिएबल और एमिकेबल ध्यान से सुनते चलो। दोनों के दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं। इनका प्रयोग किस तरीके से होगा? अब एमिएबल शब्द का अगर हम मतलब देखें तो ये होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली होता है। एमिकेबल भी फ्रेंडली होता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि एम वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब, लिटरल मतलब क्या है? लव या फ्रेंडशिप। ये इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रूट वर्ड के तौर पे। और अगर इस शब्द का इस्तेमाल किसी शब्द दूसरे शब्द को बनाने में होगा तो डेफिनेटली उस शब्द का भी लेना देना प्यार और दोस्ती से ही संबंधित होगा। एमिएबल एक्चुअली इंसानों के साथ इस्तेमाल होता है, यानी इसका इस्तेमाल हम करते हैं पर्सन के साथ, जबकि एमिकेबल का इस्तेमाल जो है ये थिंग्स के साथ होता है, या हम इसका इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पे करते हैं, जिसको आप कह सकते हो वे ऑफ डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे किसी इंसान के बारे में कहना है तो आप क्या कहोगे? ही इज एन एमिएबल पर्सन, यानी वो बहुत ही फ्रेंडली इंसान है। लेकिन अब वहां पे आप एमिकेबल पर्सन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इस शब्द का मतलब सिर्फ रटा हुआ है कि इसका मतलब फ्रेंडली होता है, और बहुत सारी बुक्स में भी जो खासतौर से एंग्लो हिंदी किताबें होती हैं, जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप उसको रेफर ना करें, स्टैंडर्ड जगहों से पढ़ें, वहां पे तो फ्रेंडली ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन दोनों शब्दों के प्रयोग में फर्क है। अब जैसे मैंने कहा क्या कि एमिएबल पर्सन हो जाएगा, एमिकेबल का इस्तेमाल कैसे करोगे? जैसे कहा जाए कि फरहान एंड अधुना अख्तर अराइव टू एन एमिकेबल डिवोर्स। अब यानी एमिकेबल के साथ मैंने किस शब्द का इस्तेमाल कर लिया? डिवोर्स का इस्तेमाल कर लिया, यानी तलाक की बात हो गई, और वो तलाक बड़ा एमिकेबल था। या आप बात करें, अरबाज खान एंड मलाइका अरोरा अराइव टू अ वेरी एमिकेबल डिवोर्स। तो एमिकेबल का मतलब यही कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं कि पब्लिक फोरम पे आके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, बहुत चुपचाप अपने रास्तों को उन्होंने अलग कर लिया। तो ये जो मैंने थिंग्स बोला है वो इसी सेंस में है। या वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी एडवर्ब के तौर पे। वे ऑफ डूइंग जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वही तो एडवर्ब होता है। जैसे हम कहें कि वी अराइव्ड to this solution, we arrive to this solution amicably। amicably, या आप कहो in an amicable manner। तो अब we arrive to this solution, solution के बाद या in an amicable manner कह लो, या simply amicably कह लो। तो इसका मतलब कि हम इस नतीजे पे, इस सोल्यूशन पे एमिकेबली पहुंचे। अब जैसे दो पार्टीज के बीच में किसी एक नतीजे पे पहुंचने की जद्दोजहद चल रही है, और दोनों पार्टी बहुत प्यार से मित्रवत तरीके से बिना हल्ले गुल्ले के एक नतीजे पे पहुंच गए, तो उसे क्या कहा जाएगा? एमिकेबली। तो अब आपको शब्द का प्रयोग सीखना है, इसीलिए वोकैबुलरी बैच में हो आप, उनका मतलब रटने के लिए नहीं। तो एमिएबल का इस्तेमाल मतलब वही है, फ्रेंडली। ये भी फ्रेंडली है, लेकिन ये फ्रेंडली तरीके से काम करने के लिए है, या और ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये इंसान के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अगला शब्द हमारे पास आता है, दैट इज एमिटी। अब एमिटी शब्द का तो मतलब आपको बताइए, एमिटी यूनिवर्सिटी भी है इस नाम से हमारी। दैट इज फ्रेंडशिप, मित्रता। एमिटी का मतलब हो जाता है मित्रता। अगला हमारे पास एक वर्ड आता है एमिगोज। एक मूवी थी हमारी, कौन सी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसके एक डायलॉग में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, वी आर थ्री एमिगोज। थ्री एमिगोज। तो एमिगो जो वर्ड है ये एक नॉर्थ अमेरिकन वर्ड है।
किसके लिए? दोस्तों के लिए। तो एमिगोज का मतलब ही क्या होता है? फ्रेंड होता है। दैट इज द मीनिंग। तो एमिगो का मतलब क्या हो गया? इट्स सिंपली फ्रेंड्स। जगह साफ करूं मैं आपके लिए। अब अगले दो हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं, एमेटरी एंड एमोरस। एमेटरी एंड एमोरस। अब इनमें क्या फर्क है? एमेटरी एंड एमोरस ये रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल होता है, एमेटरी रिलेशनशिप या एमोरस रिलेशनशिप। अब देखो, मैंने एक वर्ड आपसे डिस्कस किया था, वोकैबुलरी में एक टर्म आता है कॉलोकेशन। कॉलोकेशन का मतलब क्या होता है? कि किस शब्द के साथ जोड़ी बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉलोकेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच बाय डिफॉल्ट कम टुगेदर। क्योंकि आपको शब्दों को इस्तेमाल करना है पेपर में, ठीक है ना? जब तक आपको ये नहीं पता होगा किस शब्द की जोड़ी टिपिकली किसके साथ बनती है, तब तक आप परेशान रहोगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लगा करके क्या बताया है कि एमिएबल प्लस पर्सन, यानी एमिएबल के साथ पर्सन की जोड़ी बन जाती है। जबकि एमिकेबल के बाद या तो आप किसी तरह की चीज के को रेफर कर रहे होगे, या खास तौर से किसी काम को करने के तरीके को रेफर कर रहे होगे। अब वैसे ही यहाँ पे हमारे लिए परेशानी क्या पैदा होती है, जैसे मेंस का एग्जाम आने वाला है, फिलर्स में आपको ये दोनों शब्द दिए जा सकते हैं। अब रिलेशनशिप एमेट्री भी हो सकती है और एमरस भी हो सकता है, तो दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? थोड़ा सा आपको हिंट भी दूंगा मैं उसके लिए। जैसे ये दो वर्ड आपने जरूर सुना होगा, सेंसुअल एंड सेंसुअस, और थोड़ा सा रिलेशनशिप इससे मिलता जुलता है इसका, सेंसुअल रिलेशनशिप। सही है, अभी भी हल्का सा कट ही रहा। चलिए, आई थिंक अब स्क्रीन पे आपको ठीक दिख रहा होगा। तो देखो, एमेट्री रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज पैशनेट लव रिलेशनशिप, ठीक है ना? एमेट्री रिलेशनशिप जैसे जो रोमांटिक लव हो, उसको शोकेस करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट इज कॉल्ड एमेट्री रिलेशनशिप। और एमरस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एमरस? कोई भी चीज जो प्यार से संबंधित है, रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू लव, उसे क्या कह लोगे आप? एमरस। और एमेट्री का जो कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है? कोई भी चीज जो पैशनेट लव रिलेशनशिप है, रोमांटिक लव है लोगों के बीच में। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये दो वर्ड लिखा था, वो क्यों लिखा था? उसका कारण क्या है कि सेंसुअल और सेंसुअस ये दोनों शब्द सेंस से बने हुए हैं, लेकिन दोनों किस कैटेगरी के आएंगे? पैरोनीम्स। आप कैटेगरी जानते हैं, जहां बेस वर्ड सेम होता है, आगे जाके रूप बदल जाता है और उनका मतलब भी बदल जाता है। तो सेंसुअल शब्द का लेना देना किससे है? जैसे हम कहते हैं कि भाई, अगर किसी मूवी के अंदर किसी एक्ट्रेस का एक आइटम सॉन्ग है, तो वो आइटम सॉन्ग क्या कहा जाएगा? वो सेंसुअल परफॉर्मेंस कही जाएगी या सेंसुअस कही जाएगी? तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सेंसुअल परफॉर्मेंस। यानी सेंसुअल का मतलब क्या? जो सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो आपके लिए, ठीक है? और सेंसुअस का मतलब क्या? विच इज प्लीजिंग टू योर सेंस ऑर्गन्स।
तो सेंसुअस शब्द का जो स्कोप है वो वाइड है। प्लीजिंग टू सेंस आर्गन्स, नेचर ने हमें 5 सेंस आर्गन्स दिए हैं, ज्ञानेंद्रियां दी हैं। किसी भी चीज से अगर उन पांचों अंगों को, ज्ञानेंद्रियों को सुख मिल रहा है तो आप क्या कह सकते हैं उसको कि वो सेंसुअस है। लेकिन सेंसुअल, अब इस तरह के आइटम सॉन्ग में जो कपड़े पहने जाएंगे उसको क्या अगर मान लो पेपर में आ जाए कि द एक्ट्रेस वाज वेयरिंग अ सेंसुअल ड्रेस इन दैट आइटम सॉन्ग या सेंसुअस ड्रेस, तो आपको पता ही लग गया वो आइटम सॉन्ग है। उसका मतलब ही है लोगों को सेक्सुअली अराउज करना, एक्साइट करना कि लोग अल्लाह गुल्ला करें कुछ। तो सेंसुअल का मतलब क्या? एनीथिंग विच इज सेक्सुअली अट्रैक्टिव या अराउजिंग। ये सब माइन्यूट से फर्क होते हैं, ठीक है ना। तो एमोर, एमोर शब्द आपने बहुत देखा है, वहीं से निकला हुआ शब्द है ये भी। तो एमोरस तो थोड़ा सा जनरल सा मीनिंग हो गया, प्यार से संबंधित कोई चीज है। लेकिन एमेट्री जो है वो आपके पैशनेट लव रिलेशनशिप को शोकेस करती है। अगला शब्द हमारे पास है एमेच्योर। बहुत सुना होगा आपने इस वर्ड के बारे में भी। हम कहते हैं वो बहुत ही एमेच्योर सिंगर है, परफॉर्मर है, डांसर है। तो एमेच्योर का मतलब क्या? अब इसमें एम वर्ड से हमारा क्या लेना देना है? क्या कहानी है इसकी एम से जो कि जुड़ी हुई है? देखो, जो इंसान एमेच्योर होता है, अब पॉइंट ये कि लव से कैसे जुड़ा हुआ है। एसएससी में या बाकी एग्जाम से भी कई बार एमेच्योर का अपोजिट पूछते हैं, अभी आपको उससे रिलेशनशिप समझ में आएगा। एमेच्योर का एग्जैक्ट अपोजिट होता है प्रोफेशनल। हाँ जी, एमेच्योर का एग्जैक्ट अपोजिट होता है प्रोफेशनल। अपोजिट के लिए मैं दोनों तरफ एरो लिखता हूँ, इस बात का ध्यान रखें कि एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। तो प्रोफेशनल आदमी उस काम में ट्रेंड होता है, राइट। सो इफ द पर्सन इज ट्रेंड इन पर्टिकुलर क्राफ्ट, आर्ट फॉर्म, तो आप उसे प्रोफेशनल कहते हैं। लेकिन वहीं पे कोई इंसान कोई काम आउट ऑफ हिज लव कर रहा हो, आउट ऑफ हिज पैशन कर रहा हो, जैसे अगर आप एमेच्योर सिंगर बोलते हो तो इसका क्या मतलब है कि द पर्सन इज पैशनेट फॉर सिंगिंग, पर्सन इज पैशनेट फॉर सिंगिंग, बट द पर्सन इज नॉट ट्रेंड, वो ट्रेंड नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो एमेच्योर शब्द है उसका अपोजिट क्या हो जाता है? प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल का अपोजिट हो गया। अगला जो हमारे पास एक शब्द आता है इनामर। इनामर ये एक वर्ब है। अब आप खुद वर्ब को, शब्द को तोड़ने की कोशिश करो। देखो, ईएन आपने लगा दिया प्रीफिक्स, और एमोर का मतलब तो लव है। तो इनामर्ड हो गया वर्ब, जैसे आप एंटर करते हैं, राइट। सो एनामर का मतलब होता है जब आप किसी को आकर्षित करें, राइट। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? टू कैप्टिवेट, कैप्टिवेट कर लेना, आकर्षित कर लेना। या कुछ और अच्छे शब्द, एनचैंट वर्ड आता है, राइट, एनचैंट कर लेना। या बिगील शब्द आता है, आई वॉज एब्सोल्युटली बिगील्ड, इनको भी लिख लो। अब थोड़ा मतलब मैं समझा देता हूँ कि किस किस तरीके से इसका मतलब अट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग है। जैसे कई बार आप बोलते नहीं हो कि आई वॉज एब्सोल्युटली इनमर्ड बाय हर लुक, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं यार पहली नजर में प्यार हो गया मुझे, आई वॉज एब्सोल्युटली ऑ स्ट्रक बाय हर प्रेजेंस। सो इस तरह का जो अट्रैक्शन है जिसमें आप बिल्कुल ही मतलब खो से जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अब देखो, एमोर का मतलब लव है। किस तरह का लव है? आपको पता लग रहा है, पैशनेट लव रिलेशनशिप। तो जो पहली नजर का प्यार हम कह रहे होते हैं उसमें एक आकर्षण ही तो होता है। यू डू नॉट नो दैट पर्सन, अभी आप जानते नहीं है। और वो सिर्फ, और जब इंसान को जानोगे नहीं, उससे बात नहीं करोगे, दूर से देखोगे, तो दूर से देखने में शरीर ही तो दिखाई देता है। तो जो एक नेचुरल आकर्षण है कि पुरुष है तो महिला की तरफ आकर्षित होंगे, महिला है तो पुरुष की तरफ आकर्षित होंगे, राइट, वही वाला आकर्षण है। तो इनामर का मतलब वही है कि आप बिल्कुल मतलब उसकी गिरफ्त में आ गए हैं, कैप्टिवेट कर लिया है उसने आपको, अपने हुस्न के जाल में फंसा सा लिया है। ये सेंस निकलता है इनामर का। तो यहाँ पे जब भी आप बात करोगे इस तरह के प्यार की, तो वहां पे वर्ड क्या आएगा? इनामर। अच्छा जितेंद्र, स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है लिखने में? हाँ, तो जहां दिक्कत आए पूछ लेना भाई, गलत मत लिखना। ये एमिएबल है, ये एमिकेबल है, ये एमिटी है। चलिए मैं सर्कल में कर देता हूं जो मेन वर्ड है हमारे।
एमिगो बताया आपको, एमेट्री बताया। सर दूसरे कलर का मार्कर मिल जाएगा, होगा? एमेट्री में देख लेता हूँ। एक्चुअली ब्लैक के अलावा दिखाई भी कम ही पड़ते हैं ना बाकी कलर, अदरवाइज दूसरे मार्कर से लिखने में साफ नजर आता है। तो एक वर्ड ये था और फिर हमारे पास शब्द आ गया इनामर। ठीक है, इनामर का मतलब आकर्षित होना। तो अब जैसे मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी और एमेच्योर कि भाई आकर्षण जो है वो तो फिर अट्रैक्शन भी है, तो उस आकर्षण में और इनामर वाले आकर्षण में किस तरीके से फर्क है। और इनामर जो है एक तरीके का लॉन्जरी ब्रांड भी है, तो आपको पता ही होगा, आप तो समझ में आ ही गया होगा क्यों लॉन्जरी ब्रांड का नाम इनामर रखा है उन्होंने। तो ये सारे हमारे कुछ बेसिक वर्ड्स थे पेपर के लिहाज से। आई वॉज एब्सोल्युटली इनामर्ड। एक्चुअली देखो ना, हमारे यहाँ जो पहली नजर वाला प्यार है वो हमारे यहाँ ज्यादा भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप बात करें तो हमारी सोसाइटीज में लड़के और लड़की को हमेशा अलग अलग बड़ा रखा जाता है। और जब आप किसी को दूर से देखोगे तो उसके शरीर के अलावा कुछ और देख पाओगे? हमारी पुरानी फिल्मों में देखो 60s 70s में हीरो के दोस्त एक तरफ होते थे, हीरोइनों के दोस्त एक तरफ होते थे, फिर वो दोनों मिल रहे हैं और फिर डांस फार्म हो रहा है, हीरो के दोस्त एक तरफ, हीरोइन के। मिंगलिंग हमने कराई नहीं। तो जब आप दूर दूर से देखोगे तो शरीर ही तो देखोगे, तो हम उसी लिए भूखे रहते हैं, शरीर के प्रति आकर्षण रहता है। आप देखेंगे कभी बहुत कम देखने को आपको मिलेगा कि कोई हीरो जो है वो अपनी हीरोइन की खूबसूरती के अलावा उसके इंटेलिजेंस की बात करता हुआ भी आपको दिखाई दे। कभी देखा है? वो बस तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, झील सी गहरी आंखें, तो तुम्हारे घने बाल और पता नहीं क्या क्या, तो वो हमेशा बस उसकी शारीरिक सुंदरता का वर्णन करता हुआ दिखेगा आपको। यानी हमने बड़े सटल तरीके से औरत को एक सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने में कोई, या मर्द को भी उस लिहाज से अगर हम बात करें, वो दोनों मिल ही नहीं रहे। आप अगर बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, जो हमारा समाज करीब 90% 95% समाज ऐसा ही है जहां वो जवान होने तक अगर वो बात कर लें, 18 साल 20 साल, अब तो खैर थोड़ी उम्र पीछे हो गई, तो आपने कुछ उनको और सिखाया नहीं। अगर एक कल्चर साथ में रहता, वही बात छोटे से बच्चे की भी आदत होती है, उसको कहो बेटा उधर मत देखो, वो जाके वहीं देखेगा जैसे ही मम्मी पापा जाएंगे। तुम जब उनको दूर करोगे तो उनमें आकर्षण ही पैदा होगा और वो शारीरिक होगा, बहुत ही सतही तौर पे होगा, वो कभी एक दूसरे इंसान को जान नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए यहाँ इसीलिए ये पहली नजर वाला प्यार बहुत आता है। ठीक है, एनीवे, तो ये कुछ शब्द थे, आइए कुछ आगे बढ़ते हैं हम। आई एम एनमर्ड बाय योर टीचिंग मेथड, सागर कह रहे हैं। इनेमर्स में अनजानिया। सर आर एस में डाउट रहता है, अच्छा। ऋतिक, हाउ टू आस्क डाउट? ऋतिक, आस्क यहीं पे डाउट आप आस्क करेंगे, और कहाँ करेंगे? और बाकी टेलीग्राम तो ग्रुप बनाया हुआ है आपके लिए, तो वहां पे आप पूछते रहिए। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं इनके बाद बनने वाले यहाँ से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है, यहीं पे आप जहां से क्लास एक्सेस कर रहे हैं ना, नीचे आपको वहीं पे मिल जाएगा। जो भी नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। बाकी डाउट पूछने के लिए इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, यही नाम है फेसबुक पेज का, ग्रुप का, आप वहां जुड़िए, वहां से जो पूछना है पूछिए। बाकी लाइव क्लास में आप पूछते ही हैं सवाल। आस्क डाउट सेक्शन जो है वो अभी एक्टिव नहीं है, आपको डाउट यहीं लाइव क्लास में ही पूछना पड़ेगा। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं जो वन वर्ड के लिहाज से आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर से वही लिखता हूं क्योंकि वर्ड पे जगह हमारी फिल हो गई थी। एक शब्द आपने देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन सा शब्द है, अमेनिटी। कोई बताएगा मुझे अमेनिटी का क्या मतलब होता है? अमेनिटीज प्लूरल बन जाता है। अमेनिटी का मतलब सुविधाएं होती हैं आपकी। अब ये शब्द भी देखो यहीं से बना हुआ है, एम से ही बना हुआ है, क्योंकि जो भी अमेनिटीज होती हैं, आप किसी होटल में जा रहे हैं, आपको वहां की अमेनिटीज पसंद आती हैं, यानी उन चीजों से आपको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है आपको, वो एम्बियंस, राइट? तो अमेनिटी शब्द का भी जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? दैट इज एम से ही हुआ है। अगला शब्द है हमारे पास वन वर्ड के लिहाज से, दैट इज अमांडा। अमांडा। अब अगर पेपर में आ जाए वन वर्ड के लिए तो क्या लिखोगे, वो मैं लिख देता हूं। ये बाहर के देशों में लोग अपनी लड़कियों का नाम भी रखते हैं, गर्ल्स का नेम है ये, शी हु इज टू बी लव्ड। यानी मतलब कोई एक ऐसी लेडी जिसको खूब प्यार किया जाना चाहिए। जैसे छोटी बच्ची है
तो डेफिनेटली वो सभी को बहुत प्यारी लगेगी। तो एमांडा नाम उसी के लिए रखते थे। ये एमांडा जो शब्द बना हुआ है ये इसी एम से बना है, और इसका लिटरल मतलब क्या हो गया? एक ऐसी इंसान, शी लगा हुआ है, वह जिसको प्यार किया जाना चाहिए। ये होता है हमारा मतलब किसका? एमांडा का। आइए, तो ये सब वन वर्ड के क्वेश्चंस हैं। अगले कुछ और शब्द जो आपने अभी तक देखे नहीं होंगे। INAMORATA, और अब इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्पेलिंग में। INAMORATA, इसके लिए स्पेलिंग बोल भी दे रहा हूं, गलत मत लिखना। और INAMORATO, यानी यहाँ पे लास्ट में ए था, यहाँ पे ओ हो गया। और अब क्या डिफरेंस है इनमें, लास्ट के लेटर के से क्या डिफरेंस आ गया वो समझ लो आप। जो ए वाला वर्ड है ये एक्चुअली इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, और जो ओ वाला शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये इस्तेमाल होगा आपका मेल के लिए। अब किस तरह के मेल के लिए इस्तेमाल होगा ये भी समझ लो। तो एनामोराटो, एनामोराटो, INAMORATO, इसका क्या मतलब है? अ मेल, a male with whom someone, someone को SM बस लिख रहा हूं, someone has fallen in love। और ये जो शब्द है इसमें सब कुछ वही है। मतलब क्या हो गया? अ फीमेल विद whom someone has fallen in love, a female with whom someone has fallen in love। तो पेपर में अगर आ जाए कि व्हाट इज द वन वर्ड फॉर अ मेल विद whom someone has fallen in love, यानी उस पुरुष को जिसके साथ कोई प्यार में पड़ गया हो, उस पुरुष को एक शब्द में क्या कहोगे? तो क्या कहोगे आप? एनामोराटो, ओ लग जाएगा। और फिर पूछ ले कि उस महिला को एक शब्द में क्या कहा जाएगा जिसके साथ कोई प्यार में पड़ गया हो, तो वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आपको लगाना होगा लास्ट में ए। ठीक है, बात समझ में आ गई? याद रखिएगा, स्पेलिंग्स भी याद रखिए, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब आने वाले दिनों में आपको ये सब पेपर्स में दिखाई दे सकते हैं, इस तरह के शब्द। ठीक है, ओ और ए, ये शब्द इस्तेमाल होता है पुरुष के लिए, और ए वाला इस्तेमाल होता है महिला के लिए। उस पुरुष को जिसके साथ कोई प्यार में पड़ गया हो, उस पुरुष को एक वर्ड में क्या कहोगे? तो द वर्ड इज एनामोराटो, और एनामोराटा किसके लिए हो जाएगा? फीमेल के लिए हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब आइए मैं कुछ वो वर्ड बताता हूं जो एग्जाम में आजकल फॉरेन एक्सप्रेशन की चर्चा की थी हमने, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमाइकस क्यूरे, क्योंकि जो अखबार में आता है वो आपके पेपर में आता है। अमाइकस क्यूरे। अब अमाइकस क्यूरे में देखो आप, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है ए एम, और मैं आपकी समझदारी के लिए कि आपको याद रह जाए बता दूं, अमाइकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। मैंने शायद पहले भी चर्चा की थी कि अगर हम लीगल लैंग्वेज की बात करें, राइट, लीगल लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें ज्यादातर शब्द जो हैं वो लैटिन भाषा से आते हैं, और इसीलिए अखबारों में जो आपको न्यूज मिलती है डेफिनेटली वो कहाँ से मिलेगी? भाई इन तरह लीगल तो इस्तेमाल होगा ही, और लीगल में आपको फॉरेन वर्ड्स मिलते हैं जिनका बच्चे को मतलब पता नहीं होता। तो देखें, अमाइकस क्यूरे का मतलब क्या है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट मैंने लिखा है। अब इसका पूरा मतलब बता दूं, इम्पार्शियल। और आप देखना, अब आपके पास ग्रुप तो है ही है टेलीग्राम का,
अखबार में पढ़ना तो जरूर उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना। इम्पार्शियल एडवाइजर ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये इसका पूरा का पूरा मतलब हुआ। इम्पार्शियल एडवाइजर ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ यानी एक कोर्ट जो है उसका, जैसे मैंने क्या लिखा, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। और ये तो आपके एएम से जोड़ने के लिए मैंने लिखा है कि आपको ध्यान में रह जाए। अब इसका पूरा का पूरा मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इम्पार्शियल एडवाइजर ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ का क्या मतलब है। अमाइकस क्यूरे आप एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी सब्जेक्ट में, किसी एरिया में उसकी विशेषज्ञता होती। द पर्सन हैज द एक्सपर्टीज इन सर्टेन एरियाज एंड वो इंसान जो है वो कोर्ट को एक खास मामले में फैसला लेने में मदद करता है अपनी सलाह दे करके। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे अभी राम मंदिर वाला जो मामला है हमारा, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो केस है, उसमें अभी फिर डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही शुरू हुई है। तो मान लो ये मामला इतने समय से अटका पड़ा हुआ है। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्कियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो है हमारी आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसमें उसने मान लो काम किया हुआ है एएसआई में, और अब वो अपने काम से रिटायर हो चुका है। और उसने वो जो अयोध्या का वो एरिया है जो डिस्प्यूटेड, जहाँ पे जिस जगह से वो सारा डिस्प्यूट जुड़ा हुआ है, वहां पे भी हो सकता है उनके नेतृत्व में एएसआई की टीम ने खुदाई करी हो और उनको वहां से कुछ साक्ष्य मिले हों। अब वो व्यक्ति कोर्ट में जज साहब को इस फैसले को, इस पूरे विवाद से जुड़े फैसले को लेने में मदद करना चाहता है, लेकिन वो किसी पक्ष विशेष की तरफ से एडवोकेसी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो हिंदू या मुस्लिम पक्ष की तरफ से पैरवी करने जा रहा है। वो क्योंकि जज साहब जो हैं वो डेफिनेटली न्यायविद हैं, उनको कानून की समझ है, उनको आर्कियोलॉजी में एक्सपर्टीज नहीं है। तो एक इंसान जो कि आर्कियोलॉजी में एक्सपर्टीज रखता है, वो अपनी विशेषज्ञता, अपनी एक्सपर्टीज की से मदद करना चाहता है कोर्ट को फैसला देने में। तो ऐसे व्यक्ति को एक वर्ड में क्या कहते हैं? अमाइकस क्यूरे। अब ये सब आपको पेपर में मिल सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि फॉरेन एक्सप्रेशन अब बहुत कॉमन हो चुके हैं एग्जाम में। इवन 12वीं के बाद जो एग्जाम होते हैं हमारे, क्लैट का एग्जाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, तो खैर लो लॉ एडमिशन टेस्ट है, वहां तो भरपूर मिलते हैं। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि 12वीं के बाद के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी फॉरेन एक्सप्रेशन पूछे जा रहे हैं, तो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स में तो बहुत कॉमन सी बात है। तो अमाइकस क्यूरे इज व्हाट? फ्रेंड ऑफ कोर्ट। इसे लिखा है इम्पार्शियल एडवाइजर ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये बिल्कुल अनबायस्ड होता है, किसी पक्ष विशेष की तरफ से पैरवी नहीं करता है कोर्ट में, इम्पार्शियल होता है। आइए अगले एक्सप्रेशन को समझते हैं। ड्राइव लिंक के नोट्स कैसे सिस्टमेटिकली रीड करें। मनोज, मैं आज ना एक वॉइस मैसेज डाल दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में इससे रिलेटेड, सभी की समस्या दूर हो जाएगी। आइए अगला शब्द बताता हूं आपको। फॉरेन एक्सप्रेशन में एक्चुअली एक वर्ड के अंदर कई छोटे छोटे वर्ड होते हैं। एमोर, विंसिट, ओमनिया। अब देखो, थोड़ी सी अंग्रेजी की भी समझ लगाओ, क्योंकि भाषाएं थोड़ी सी जुड़ी हुई होती हैं। अगर लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। एमोर का मतलब प्यार है, अभी हमने बात की है, उसी से एमोरस सब निकला था। विंस का मतलब क्या होता है? जीतना। आपने पढ़ा होगा ना वन वर्ड में कि जिसको कोई भी ना जीत सके उसे एक शब्द में क्या कहते हो? इनविंसिबल। इनविंसिबल, अजेय, जिसको जीता न जा सके। यहाँ पे क्या है? अमोर, विंसिट, ओमनिया। और इससे तो आप बड़ी बात से परिचित हैं, ओमनी। ओमनी अपने आप में रूट वर्ड है। आपको पता है कौन कौन से शब्द निकलते हैं भाई ओमनी से? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी शिएंट। राइट? कितने, ये बहुत पुराना शब्द है। ओमनी बोर। तो ओमनी का मतलब ही एवरी होता है रूट वर्ड के तौर पे। और प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह उपस्थित हो, गॉड को इसीलिए ऑमनी प्रेजेंट कहते हैं। ऑमनी पोटेंट, जिसमें हर तरह की पोटेंशियल हो, शक्ति हो, सर्वशक्तिमान। ऑमनीशिएंट, अब देखो इसीलिए कुछ नहीं रटना पड़ता जब तरीके से सीखते हो। SCI अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मतलब ही नॉलेज होता है। यहीं से बना है शब्द आपका साइंस, यहीं से बना है कॉन्सियंस, विवेक। तो ऑमनीशिएंट हो जाता है सर्वज्ञ। पेपर में आ जाए व्हाट इज अ वन वर्ड जो कि सब कुछ जानता है, तो क्या होगा? ऑमनीशिएंट। ऑमनीवोर, VOR कहीं पे भी आता है, मतलब खाने से जुड़ा हुआ होता है, जो सर्वाहारी है। तो खैर अब देखो मैंने कनेक्ट करा दिया।
रटने की जरूरत नहीं है। प्यार सब कुछ जीत लेता है, यही इस एक्सप्रेशन का मतलब हुआ। यानी इंग्लिश में क्या मतलब हो गया? लव कॉन्कर्स। कॉन्कर का मतलब आपको पता ही है, जीत लेना। लव कॉन्कर्स ऑल, ये इस एक्सप्रेशन का अंग्रेजी में मतलब हुआ। हिंदी में मैंने आपको बता ही दिया कि प्यार सब कुछ जीत लेता है। युद्ध से नहीं जीतते, लेकिन प्यार से आप सब कुछ जीत लेते हैं। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, AMORPATRIAE। स्पेलिंग थोड़ी इनकी अजीब सी होती हैं। एमोर पैट्री। अब देखो, PATRI जो है ये भी रूट वर्ड है। पैट्री का मतलब आपको पता है पिता होता है। एमोर का मतलब लव है, तो लव ऑफ फादरलैंड। अब जैसे ये भी देखो, देशों में जैसे हम अपने यहाँ भारत माता की जय बोलते हैं, तो बहुत सारे देशों में जो है वो अपने देश को एक पिता के तौर पे देखते हैं। हमने जैसे माता का रूप ले लिया, तो लव ऑफ फादरलैंड। और फादरलैंड का मतलब क्या है यहाँ पे? कि लव ऑफ नेटिव कंट्रीज। यानी आप जहाँ के वासी वासी हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, अगर आपको उस जगह से प्यार है, तो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? दैट वुड बी कॉल्ड एमोर पैट्री।